थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद जो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे वो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे। सॉल्वेंट को कैसे कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वाटर क्या है, ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। आखिर ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट क्यों है? सभी लोग जानते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका बहुत हाई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इसका बहुत ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैटायन और एनायन के बीच में एग्जिस्ट करती हैं, इनको ये क्या कर सकता है, बहुत इजीली ब्रेक कर सकता है, बहुत इजीली तोड़ सकता है। इस वजह से किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम सॉल्वेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए 3 मेजर क्लासेस बनी हुई हैं। सबसे पहली जो क्लास है वो है बेटा प्रोटॉनिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की। अगर हम प्रोटॉनिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स को कंसीडर करें तो नाम से ही क्लियर है, ऐसे सॉल्वेंट्स जो कि प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं और ऐसे सॉल्वेंट्स जो प्रोटॉन रिलीज नहीं कर सकते। तो प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स की डेफिनेशन जो हम लिखते हैं कि सॉल्वेंट्स विच अपॉन डिसोल्यूशन प्रोड्यूस H+ आयन, ऑन डिसोल्यूशन प्रोड्यूस H+ आयन। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, HCl है, HF है, आप कुछ भी ले सकते हैं। और ऐसे सॉल्वेंट्स जो कि कोई भी H+ आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, नो H+ आयन इज प्रोड्यूस्ड, नो H+ आयन इज प्रोड्यूस, इनको आप क्या बोलेंगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, बोलिए। आप बोल सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, ये सभी क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं जो कि किसी भी तरह का प्रोटॉन रिलीज नहीं करते। ठीक है, इसके बाद जो सॉल्वेंट्स हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे इनकी एसिडिटी की कैटेगरी में। 3 तरह के सॉल्वेंट्स इस कैटेगरी में पाए जाते हैं। सबसे पहला जो सॉल्वेंट है दैट इज एसिडिक सॉल्वेंट, इसके बाद आता है आपका बेसिक सॉल्वेंट, और सबसे लास्ट में आता है बेटा एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब तीनों के बीच इसको डिफरेंसेस को समझते हैं। एसिडिक सॉल्वेंट वो हैं जो कि डिसोल्यूशन पे क्या करते हैं, एसिड की तरह बिहेव करते हैं, या हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है H+ आयन को रिलीज करने की। एग्जाम्पल्स आप सभी लोग जानते हैं, H2SO4, HCl, ये सभी एसिडिक सॉल्वेंट्स की कैटेगरी में डाले जाते हैं। ठीक है, बेसिक सॉल्वेंट्स वो हैं जो कि H+ आयन को डोनेट करने के H+ आयन्स को एक्सेप्ट करने के बजाय डोनेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, डोनेशन ऑफ H+ आयन, डोनेशन ऑफ H+ आयन। यहाँ क्या करते हैं, हम H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं या H+ आयन रिलीज करते हैं। हम कह सकते हैं कि H+ आयन रिलीज होते हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, H+ आयन एक्सेप्ट कर रहे हैं। या हम सिंपली बोल सकते हैं कि किसी भी तरह का H+ आयन रिलीज होता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, NH3। ठीक है, चलो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट को डिस्कवर करते हैं। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, वाटर और मिथेनॉल। ठीक है, अब इनको एम्फीप्रोटिक क्यों बोलते हैं, इनके एम्फीप्रोटिक बोलने के पीछे 2 रीजन है। अगर आप इनको एसिडिक मीडियम में डालेंगे, अगर इनका मीडियम क्या होगा, एसिडिक होगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, बेस की तरह बिहेव करने लगेंगे। और अगर इनका मीडियम बेसिक होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, एसिड की तरह बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, इस वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। और लास्ट कैटेगरी जो आती है सॉल्वेंट्स की दैट इज आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो चलो इनका डिफरेंस देखते हैं। अगर हम आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स की बात करें तो आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स वो हैं जो कि कई बार सेल्फ प्रोटोलिसिस या सेल्फ, जिनको हम लोग ऑटो प्रोटोनेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, या खुद से रिएक्ट करने का जो फिनोमेनन होता है वो भी शो करते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम H2O का रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, H3O++ OH- मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, एक ऑटो प्रोटोनेशन फिनोमेनन है, सेल्फ आयनाइजिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब अगर आप 2 स्पीसीज को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से ही क्या कर जाएंगी, रिएक्ट करके कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप NH3 का रिएक्शन NH3 के साथ करवाते हैं तो ये NH4+ और NH2- में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, सेल्फ या ऑटो प्रोटोनेशन का एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट आते हैं।
जो किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में आयनाइज नहीं हो सकते। मतलब ऐसे सॉल्वेंट्स, दो सॉल्वेंट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ आयनाइजेशन इन एनी मीडियम, ठीक है। अमोनिया वगैरह सब के, अमोनिया सॉरी बोल रहा हूँ, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सभी क्या हैं, इसी टाइप के एग्जाम्पल हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट। इसके बाद बेटा हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट को कंसीडर करते हैं कि सॉल्वेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सॉल्वेंट कैसे बिहेव करता है, ठीक है। जैसे दो कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, आप सभी लोग इसका डेफिनेशन भी जानते होंगे, स्पेशली 12th वाले बच्चे या जो 12th पास आउट बच्चे हैं, कि एक मोल सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए या एक मोल सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के लिए, वेपराइज करने के लिए जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इस बात को समझो कि अगर हम किसी सॉल्वेंट को कंसीडर करते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसी भी सॉल्वेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, स्पेसिफिक होता है उसी सॉल्वेंट के लिए। वो कभी दो सॉल्वेंट्स का बिल्कुल एक जैसा होगा, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आर काइंड ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। और इसमें इसकी हेल्प कौन करता है, हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। जैसे हम ये बोलें कि अगर हीट ऑफ फ्यूजन को हम डिस्क्राइब करना चाहें तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल सब्सटेंस ऑफ एनी सॉलिड इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन। और सेम यही फिनोमेनन किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम मेल्ट करने के लिए एनर्जी को यूज़ करते हैं और उसको हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हीट ऑफ फ्यूजन इज अ पैरामीटर ऑफ स्ट्रेंथ, हीट ऑफ फ्यूजन इज अ पैरामीटर ऑफ स्ट्रेंथ, या हम ये भी बोल सकते हैं कि हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ सॉल्वेंट इज अ पैरामीटर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट। जो उनके बीच की बाइंडिंग स्ट्रेंथ है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अगर हम हीट ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट को आपस में एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, जैसे सपोज करिए हम हीट ऑफ वेपराइजेशन को ले लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे। बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डिफाइन करते हैं द वेपर प्रेशर एट विच द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम बॉइलिंग पॉइंट से डिवाइड करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राउटन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, ट्राउटन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये ट्राउटन कांस्टेंट जो है वो ये डिफाइन करता है कि पोलैरिटी कितनी ज़्यादा होगी किसी सॉल्वेंट की या किसी सब्सटेंस की। तो याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा T की वैल्यू आएगी, मतलब हीट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट अगर आप करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के लिए, उसमें T की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। ये किसके बराबर होगा, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन के बराबर होगा। और उसी तरीके से T जो है, T इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपको किसी सब्सटेंस का, किसी सॉल्वेंट का हीट ऑफ वेपराइजेशन पता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी पता है, तो आप उसमें एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कितना ज़्यादा है या उसकी पोलैरिटी कितनी ज़्यादा है, ये भी सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कंसीडर करेंगे वो हम कंसीडर करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली ये डिफाइन करता है कि किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी सॉल्वेंट में कितनी ज़्यादा डिसोसिएट करने की कैपेसिटी है किसी सब्सटेंस को। और इसका जो फिनोमेनन हम लोगों ने पढ़ रखा है, वो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, वो पढ़ा है F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इस फिनोमेनन को समझते हैं, इस प्रिंसिपल को समझते हैं। Q1 Q2 क्या है, चार्जेस ऑन पार्टिकल है। अगर याद रखिएगा कि किसी सब्सटेंस की Q1 और Q2 की वैल्यू हाई है तो जो उनके बीच में लगने वाला कूलम्बिक फोर्स होगा, कूलम्बिक फोर्स इन दोनों के बीच में जो लगेगा
ये भी क्या होगा, काफ़ी हाई होगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर किसी सब्सटेंस की परमिटिविटी हाई होगी, ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस की परमिटिविटी हाई होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है फोर्स के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो याद रखिएगा कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हाई होती है तो उस सब्सटेंस को जो एनर्जी चाहिए डिसोसिएट होने के लिए वो क्या होगी, बहुत कम होगी। मतलब वो ईजिली क्या हो जाएगा, डिसोसिएट करेगा और डिसॉल्व कर जाएगा। मतलब दो फैक्टर्स हैं, अगर Q1 और Q2 की वैल्यू ज़्यादा है तो डिसोसिएट करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा है तो आपको डिसोसिएट करने में क्या होगा, कम टाइम लगेगा। और सॉल्वेंट्स इन्हीं वैल्यूज़ के हिसाब से अपने अपने सॉल्यूट को चूज़ करते हैं कि वो किसको ज़्यादा तेज़ी से डिसॉल्व कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि H2O के साथ साथ HF भी एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। तो ये था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट।